दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो 103 पॉइंट्स की गिरावट है निफ्टी में, यानी 0.40% की मंदी है। 25,910 के आसपास की क्लोजिंग है। लो को देखने चले तो 25,876 का लो है। हाई की बात करें तो 26,29 का हाई आप इसमें देख सकते हैं। तो अंडर परफॉर्म किया है मार्केट ने आज के दिन काफ़ी। निफ्टी बैंक भी नीचे है, मिड कैप स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज आज के दिन नीचे आके बंद हो चुकी है। सबसे खराब परफॉर्म निफ्टी स्मॉल कैप में। ब्रॉडर मार्केट में मंदी थी। लार्ज कैप कंपनीज गिरी हैं, मिड कैप उससे ज़्यादा और स्मॉल कैप उससे भी ज़्यादा। एडवांस और डिक्लाइन को देखें तो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स डिक्लाइन मोड में यानी नीचे आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स की बात करें तो सब कुछ लाल में है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी होती है तो मोस्टली 99% इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो नीचे ही जाते हैं। 1% कोई है तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो आज नीचे ही जाके बंद हुए हो गए। सेक्टर में किसने सबसे खराब परफॉर्म किया उसको चेक कर लेते हैं। निफ्टी रियल्टी 2% के साथ में नीचे है, आईटी भी 1% के साथ में नीचे, मेटल, फार्मा, एनर्जी सब कुछ लाल निशान में आके बंद हो चुका है। आईटी के ऊपर तो फोकस होगा अभी कुछ दिनों तक, क्योंकि एनवीडिया के नंबर्स पेंडिंग है। साथ में जो डेटा सेंटर कंपनी है, एआई कंपनीज है, उनके ऊपर भी नेगेटिवली इम्पैक्ट अभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यों मार्केट गिरा, उसके पीछे बातचीत करते हैं। साथ में गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। मेजर रीज़न है प्रॉफिट की बुकिंग। पिछले कुछ दिनों से मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेजी बनी, कुछ स्विंग्स हमने देखे। स्विंग कंप्लीट होने से पहले ही प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है। उसके पीछे का रीज़न दोस्तों यह है कि रेट कट की उम्मीदें अब ना के बराबर हो चुकी है। पोवेल की कमेंट्री के अंदर साफ साफ आ चुका है कि दिसंबर में रेट कट नहीं होगा। उसको लेकर मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया। साथ में डॉलर अभी के समय काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। डॉलर स्ट्रांग होगा तो उसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस भी नीचे जाते हैं। इक्विटी भी नीचे है, सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइजेस भी नीचे देखने को मिलते हैं। साथ में आप देख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर अप टू 2% के साथ में क्रैश हो चुके हैं। और इसमें हम देखें निफ्टी की सिचुएशन क्या है। निफ्टी अभी अपने स्विंग को कंप्लीट करने वाला था बट हो नहीं पाया। अब क्या निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने को मिला है क्या? तो वो भी नहीं मिला है, क्योंकि पिछले दिन का जो लो था उसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी। तो स्टिल हम बोलेंगे कि टेक्निकली निफ्टी अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बीच बीच में ऐसी गिरावटें होती है। अगर मैं पिछली कुछ स्विंग की बात करूं तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था, उसके बाद में तेजी बनी। यहाँ पे भी इसी तरह का पैटर्न है, देखते हैं ये तेजी आती है या फिर नहीं। साथ में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस स्विंग को कंप्लीट होने के अंदर भी कुछ ट्रबल था, लेकिन उसके बाद में अच्छी तेजी आई थी। तो तीनों बार जो स्विंग कंप्लीट हुए हैं उन स्विंग्स में गिरावट थी 3-3% की, और इस बार भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिली है। और तीनों बार में स्विंग कंप्लीट होने से थोड़ा सा पहले यहाँ पे स्ट्रगल निफ्टी ने किया था, वो भी अभी आपको देखने को मिल रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पत्थर की लकीर है कि ये जो लकीर है आपको देखने को मिलेगी, ये जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन स्टिल अपन डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसके एनालिसिस के अंदर अपने को ये पैटर्न निफ्टी में देखने को मिल रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर को देखते हैं अब। जो गोल्ड भी गिरा है आज 1% के साथ में, लेकिन हुआ क्या था, नीचे से रिकवरी। उसके पीछे का रीजन है यूएस डॉलर जो बढ़ रहा था वो एंड ऑफ द डे गिरना शुरू हुआ था, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। सेकंड रीजन है ये अपने सपोर्ट पे पहुंचे थे, तो वहां से भी एक बाइंग इनिशिएट हुई थी। सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर के अंदर भी सिचुएशन आप देख सकते हैं। सिल्वर ज़्यादा रिस्की है गोल्ड के कंपैरिजन में, और इसके अंदर तेजी मंदी ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पे रिकवरी भी काफ़ी शार्प देखने को मिली है। स्टिल 1.36% की गिरावट के साथ में सिल्वर बंद हुआ है। यहाँ पे गोल्ड का चार्ट आपके सामने है, यानी गोल्ड 20 का चार्ट आपके सामने है, और इसके अंदर जैसा कि अपन ने देखा था कि यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हुई, उसके बाद में थोड़ा सा तेजी बनी, स्ट्रगल किया, एक रेसिस्टेंस बनाया, उसके बाद में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद में वापस स्टॉक अपने सपोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो जो पिछला रेसिस्टेंस होता है वही सपोर्ट बनता है। तो जब तक ये लेवल मेंटेन है, जब तक हम इसको बोल सकते हैं कि बुलिश है, क्योंकि एक रिवर्सल इसने दे दिया है। लेकिन अगर ये लेवल मेंटेन नहीं होता है और यहाँ से नीचे आता है, तो फिर हाई चांसेस है कि अपने अगले सपोर्ट यानी जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको कवर करने की कोशिश करें, और काइंड ऑफ अगर उसके बाद में तेजी बनती है तो डब्ल्यू पैटर्न वाली सिचुएशन बने। लेकिन आगे की बात अभी हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। देखते हैं आगे चल के क्या होगा और किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। बाकी गोल्ड एंड सिल्वर अभी के समय उस प्राइस पे आ चुके हैं जहां से ये चले थे ब्रेकआउट करने के बाद में।
तो जिसने भी वहाँ पे मिस किया होगा वो प्राइस वापस से आ चुका है, लेकिन जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे बुलिशनेस ज़्यादा थी तो उसके बाद में थोड़ी सी तेज़ी बनी, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ दिनों की पैटर्न को देखें तो बेरिश सिचुएशन देखने को मिल जाती है। सो लेट्स सी कि ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर ब्रेक डाउन करता है। बाकी सिल्वर के अंदर भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रही है, काफ़ी गिरावट इसमें हुई, उसके बाद में एक रेसिस्टेंस बना, यहाँ से ब्रेकआउट और वापस से उसी लेवल को सपोर्ट के रूप में ले रहा है। सो सपोर्ट से इसमें भी बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो कैंडल है उसके अंदर सिचुएशन आपको दिख जाएगी। लेट्स से कि आगे क्या होता है। सिल्वर एंड गोल्ड अपने सपोर्ट पे आ चुके हैं क्योंकि यूएसडी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। इस मतलब कहानी का सार ये है। ठीक है, आगे चलते हैं, कंपनीज के ऊपर बातचीत करते हैं। आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी बनी है। ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर नीचे था, मैक्सिमम कंपनीज नीचे थी तो कोई स्टॉक ऊपर नहीं गया होगा। सो ऊपर जाने वाले स्टॉक के ऊपर भी रिसर्च करनी चाहिए, नीचे आने वाले स्टॉक के ऊपर भी रिसर्च करनी चाहिए। इस वीडियो में ऊपर जाने वाले स्टॉक्स के ऊपर बातचीत होगी। कुछ कंपनीज आपको मिलेगी जिनके स्टॉक अपने बॉटम पे हैं, सपोर्ट पे हैं, लेकिन उन कंपनीज को कैसे देखा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं ग्रो को लेकर। ग्रो 8% की तेजी के साथ में बंद हो चुका है। सो ग्रो जैसा कि नाम है वैसा ही लिस्टिंग के बाद से पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है ग्रोथ का। बहुत अच्छी ग्रोथ इसने दी है। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 100% के गेन्स यानी डबल हो चुका है अपने इशू प्राइस से। 9% की तेजी बनी है, कल के दिन 20% के आसपास की तेजी बनी थी, उससे पहले भी कुछ 7-8% की तेजी हमने इसमें देखी थी। क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस तेजी के बाद में आई थिंक इसकी जो वैल्यूएशन है वो 70 के आसपास हो चुकी होगी, यानी 70 के आसपास हम बोल सकते हैं हो चुकी होगी। क्वेश्चन ये बनता है कि आपको क्या लगता है इसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए। नो डाउट एक अच्छी कंपनी है, मैक्सिमम मार्केट शेयर इसके पास में है, म्यूचुअल फंड कैटेगरी का सपोर्ट इसके पास में है, आगे चल के उसको भी कैपिटलाइज कर सकता है, समय उसमें कोई चार्जेस कंपनी नहीं लेती है। स्टिल कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा रनवे है। सो आपको क्या लगता है कितना पीस का होना चाहिए कायदे से? 50, 60, 70, 80, 40, 30, जो भी आपको लगता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहानी वैल्यूएशन की तो है, लेकिन जो करंट वैल्यूएशन अभी चल रही है उसकी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस वैल्यूएशन पे इसको रखना चाहता है तो आप गलत हो। मार्केट को लग रहा है कि लिस्टिंग के बाद में जो इसके रिजल्ट आने वाले हैं वो बहुत ही धमाकेदार आने वाले हैं, और रिजल्ट अच्छा आएगा तो क्या होगा, वैल्यूएशन नीचे हो जाएगी। तो क्यों ना पहले से इसकी वैल्यूएशन को बढ़ा दें और उसके बाद में रिजल्ट आएगी तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन कंफर्टेबल होगी, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, ऐसा मार्केट को लग रहा है। ठीक है, सो क्योंकि कंपनी ने पास्ट में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, अभी पहले नंबर है कंपनी के, तो कंपनी कोशिश करेगी अच्छे नंबर्स को देने की। सो इसके रिजल्ट आने वाले हैं फ्राइडे के दिन नवंबर 21 को। इस वजह से कंपनी का स्टॉक अभी के समय फोकस में है। लेकिन वही बात कहानी कि रिजल्ट आने से पहले की तेजी बन जाती है, फिर रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट आने के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग के अंदर भी वो कन्वर्ट होती है। सो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी है उसको चेक करते हैं। बाकी अभी के समय तो स्टॉक काफ़ी अच्छा चल चुका है, 69-70% की तेजी इसमें मिल चुकी है, 12% के लिस्टिंग गेन्स इसमें पहले भी मिले थे। पैटर्न जस्ट एक होल्ड का पैटर्न इसमें बन रहा है, ट्रेल स्टॉप लॉस करने का, जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि कल के दिन इस कैंडल पे स्टॉप लॉस कोई ट्रेल करना चाहेगा तो करेगा प्रॉफिट बुकिंग के, कोई अब जैसे यहाँ पे कैंडल ऊपर बन चुकी है तो इसके हिसाब से, कल कैंडल और ऊपर बनती है तो उसके हिसाब से। बाकी रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट के अंदर कुछ ऊंच नीच होती है, स्टॉक नीचे आता है, जैसे कि काफ़ी सारी कंपनीज पे अपन ने देखा है, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद में इसको देखा जाएगा इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद में देखिए सेकंड जो कंपनी है एथर इंडस्ट्री, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक अभी के समय बना हुआ है, 3% की तेजी इसमें बन चुकी है, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप। वैल्यूएशन में कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी वाई बेसिस पे भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं निकाल पाई। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि रिजल्ट कैसे थे, क्योंकि अभी आपने देखे Q2 के रिजल्ट, ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट कंपनी के रिजल्ट अपन ने कवर किए थे। उसके साथ में अपन ये भी देखा था कि किस तरह से आप एक्सपेक्टेशंस को देख सकते हैं। कुछ कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस का डेटा अवेलेबल नहीं होता है गूगल पे, स्टिल उसके रिएक्शन अपन ने देखे तो मुझे याद है जो जो मैं कंपनी आपको बता दूंगा कि रिजल्ट कैसे थे। सो इस कंपनी में एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, रिजल्ट इसके अच्छे लगे थे, अच्छे इसके रिजल्ट थे। आप देख सकते हैं रेवेन्यू 54% के साथ में बढ़ा था, नेट इनकम प्रॉफिट इसका आया था 154 करोड़ का नुकसान हुआ था इसके अंदर, ठीक है, लेकिन नुकसान कम हुआ था, तो वो चीज़ मार्केट को अच्छी लगी। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने कमेंट्री दी थी कि हम प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे, जल्दी हम प्रॉफिट को अनाउंस करने वाले हैं। साथ में मार्केट शेयर भी कंपनी ने गेन किया है, तो अच्छी ग्रोथ, मार्केट शेयर के ऊपर अच्छी कमेंट्री, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अच्छी कमेंट्री, तो वो चीज़ इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छी लगी।
साथ में आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट आए थे 10 नवंबर को, यहाँ पे डेट आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ में कमेंट्री के अंदर हम देखें तो कंपनी गाइड कर चुकी है कि अग्रेसिव ग्रोथ विद 67%। साथ में हमने 17.4% का मार्केट शेयर कैप्चर किया है। ग्रोथ के हिसाब से हम इसमें देख सकते हैं, ये सब चीज़ें कंपनी ने बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने ये देखा कि स्टॉक नीचे गिरा था रिजल्ट आने से पहले, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में अपने सपोर्ट का स्टॉक ने नहीं तोड़ा और वहां से ग्रेजुअली बाइंग इसमें देखने को मिली है। लिस्टिंग के बाद से अभी तक कोई ऐसा मेजर इसमें क्रैश आया नहीं है। 30-40% का ट्रेंड इसका काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकआउट करता है या नहीं। ये डी चार्ट है, तो डी चार्ट में अगर ये लेवल यहाँ से आउट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि एक स्विंग का ब्रेकआउट इसको मिल चुका है। अभी के समय 18% का गैप बाकी है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है 2-3% का गैप कम हो जाए और 12-15% का गैप इसमें बना रहे। तो उस स्विंग के लिए अगर कोई देखेगा तो डेफिनेटली फिर ये कंपनी का स्टॉक देखने लायक है। ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ, डेटा बता रहा हूँ, सिचुएशन बता रहा हूँ ताकि आप अपनी स्टडी कर पाए। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल। 4% की तेजी इसमें बनी है। फूड कंपनी है और इसके अंदर 17,000 करोड़ का मार्केट कैप। वैल्यूएशन नहीं है, इट मीन्स प्रॉफिट नहीं है। नंबर्स कैसे गए थे, देखो नंबर्स यहाँ पे बिल्कुल ही घटिया गए थे, बहुत ही खराब गए थे। 242% के साथ में ईपीएस मिस, बहुत ही खराब नंबर्स, वाहियात नंबर्स। ईपीएस मिस नेक्स्ट यानी पिछले से पिछले क्वार्टर के अंदर 66%, 25%, 100%, यानी खराब से भी खराब नंबर्स कंपनी ने यहाँ पे कोशिश की है दे। उसमें कंपटीशन चल रहा है कि कितने खराब नंबर्स हम दे सकते हैं। सो वो कंपनी ने इस क्वार्टर में करके दिखाया है। अभी आप देखोगे तो कंपनी की सेल्स तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही। 42 करोड़ का नुकसान कंपनी ने खाया है। 263 करोड़ का प्रॉफिट किया था किसी जमाने में, लेकिन उसके बाद कंपनी ने डी ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया। सो काफ़ी रिस्की है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो होता है बिल्कुल ऐसी कंपनीज को। ट्रेडर प्ले कर जाते हैं, लेकिन ट्रेडर भी कैसे पैसे कमाएंगे जब तक एफआई उसमें नई एंट्री लेगी या एफआई अपने स्टेक को इंक्रीज नहीं करेगी, तो ट्रेडर का भी पैसे कमाना काफ़ी मुश्किल है। देखो पैसे तो बन जाते हैं स्टॉक ऊपर नीचे जाने पे, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एफआई ने 13% की होल्डिंग को आधे से भी कम कर दिया है। कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में एफआई बेच रही है, सुपर नेगेटिव। कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में डीआईएस बाय कर रही है। अब इसको पॉजिटिव बोलूँ या क्या बोलूँ आपको बताइए, क्योंकि नंबर्स जब तक अच्छे नहीं आ रहे तब तक नहीं बोल सकते हैं। और डीआई 19% पे पहुंची है तो कंपनी का मार्केट कैप भी कम है, डीआई के पास में काफ़ी पैसा है, तो ऐसा तो नहीं है डीआई ने इसको खरीद कर टॉप होल्डिंग में बना लिया। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कंपनीज को नेगेटिवली देखा जाता है। और ट्रेडर कैसे देख सकते हैं वो एक बार हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग लेवल पर स्टॉक है, अपने सपोर्ट के आसपास है। तो सपोर्ट से काफ़ी बार स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की है, काफ़ी बड़े बड़े स्विंग्स दिए हैं जो कि 30-40-50% के हो जाते हैं। सो इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहली बार सपोर्ट बना तो स्टॉक ने तकरीबन स्विंग दिया 40-50% का, उसके बाद में उसी सपोर्ट से 60% का स्विंग दिया, उसके बाद में वापस से 60%, फिर ये कम हो गया। और अभी हम इस लेवल से कितना बाकी है वो देखें कि यहाँ तक पहुँच जाता है तो 28% का स्विंग बाकी देखने को मिलता है, यानी वही 35-40% का स्विंग ये होगा। क्वेश्चन ये बनता है कि ये स्विंग हो सकता है या फिर नहीं। देखो किसी को पता नहीं है होगा नहीं होगा, लेकिन चांसेस कितने हैं वो एक बार हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि रिजल्ट अच्छे गए थे क्या। अच्छे गए थे, इट मीन्स चांसेस आर हाई, बट अच्छे नहीं गए तो चांसेस थोड़े से कम। सेकंड आप ये देखोगे तो टेक्निकल्स के अंदर भी आपको यही इंडिकेशन मिलेगा कि पिछले कुछ क्वार्टर में अपन ने देखे रिजल्ट अच्छे नहीं गए। सो यहाँ पे रिजल्ट अच्छे जा रहे थे तो हाई ऊपर जा रहा था, यानी स्ट्रेंथ थी। ठीक है, अभी हाई नीचे जा रहा है तो यानी स्ट्रेंथ कम है। सो ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा है, वो चीज़ इसमें दिख रही है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो 28% का गैप है, लेकिन रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो ट्रेडर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे किसी ने बाय किया, सो वो इस प्राइस पे यानी सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के चलता है। सो किस कंपनी में किस तरह की काम किए जाते हैं, किस कंपनी का स्टॉक कितना रिस्की कितना रिवॉर्डिंग है, सिचुएशन के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से, वही जस्ट मैं आपको सिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा लर्निंग्स मैंने आपको दी है, वो आप चेक कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।